बात करते हैं बहुल आवेशों के बीच बल। मान लीजिए कोई निर्वात में कोई एक निकाय है जिसमें n संख्या में आवेश हैं। किसी एक आवेश पर बाकी सभी आवेशों की वजह से कितना बल आरोपित होता है उसी का परिकलन यहाँ पर किया गया है। जब लोगों ने अलग अलग प्रयोग करके किया तो उन्होंने यह बात सत्यापित किया, यह बात देखा कि किसी एक आवेश पर, मान लीजिए कोई एक आवेश है Q1, किसी एक आवेश पर बाकी सभी आवेशों द्वारा जो भी बल आरोपित किया जाता है उस बल का सदिश योग का मतलब होता है वेक्टर एडिशन। तो लोगों ने जब अलग अलग प्रयोग किया तो उन्होंने ये बात सत्यापित किया कि किसी एक आवेश पर, मान लेते हैं वो आवेश Q1 है, किसी एक आवेश पर बाकी सभी आवेशों द्वारा आरोपित बल का जो सदिश योग होता है वो उतना ही होता है। यहाँ बराबर है, बराबर का मतलब होता है उतना ही होता है जितना बल वो सभी आवेश एक एक करके इस आवेश पर आरोपित करते हैं या लगाते हैं। यानी जितने भी बाकी आवेश हैं, हमने यहाँ पर n संख्या में आवेश लिया हुआ है। जो n संख्या है वो 2, 4, 10, 20, 100, 1000, 10,000, 1 लाख कितना भी हो सकता है। तो इस Q1 के अलावा बाकी जितने भी आवेश हैं वो सभी मिलकर इसके ऊपर जितना भी बल लगा रहे होंगे उन सभी बलों का सदिश योग उतना ही होता है जितना बल बाकी सभी आवेश एक एक करके इस Q1 पर आरोपित कर रहे होंगे या लगा रहे होंगे। तो सदिश योग जो यहाँ पे लिखा गया है इसका मतलब होता है वेक्टर एडिशन। तो जो यहाँ पर बात बोला गया है उसका मतलब ये हुआ, जिसे मान लेते हैं कि एक आवेश Q1 है और यहाँ से कुछ दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2, इनके बीच की दूरी मान लेते हैं R है। अब अगर आपसे पूछा जाए कि दोनों के बीच में कितना बल लग रहा है तो आप बोलेंगे जो कूलम लॉ है, कूलम नियम, उसके हिसाब से इनके बीच में बल लग रहा होगा 1/Q1 Q2 बटे R², 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 Q1 Q2 बटे R²। ये कूलम नियम है, हमने इसके पहले इसके बारे में पढ़ा हुआ है। तो इन दोनों के बीच में निर्वात में इतना बल लग रहा है। अब किसी ने बोला कि मान लीजिए कि यहाँ पर एक तीसरा आवेश ला के रख दिए Q3। अब बताइए कि क्या इस आवेश की वजह से इन दोनों के बीच में जो पहले बल लग रहा था उसमें कोई परिवर्तन होगा? तो आप बोलेंगे कि इनके बीच में जो बल लग रहा था वो बल दोनों आवेशों के गुणनफल पर निर्भर था, दोनों आवेश का मान वही है, इसका मतलब कि गुणनफल में कोई भी परिवर्तन नहीं हुआ होगा। आप यहाँ पर ये भी बोलेंगे कि इन पे जो बल लग रहा था वो दोनों के बीच की दूरी पर निर्भर था, दूरी भी हमने वही रखा हुआ है। इसका मतलब ये हुआ कि तीसरे आवेश के आ जाने की वजह से इन दोनों के बीच में जो पहले बल लग रहा था उस बल में कोई भी परिवर्तन नहीं होगा। और इसी को बोला जो यहाँ पर सिद्धांत है, जो सिद्धांत यहाँ पर देखा जाता है उसको बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। तो जो ये अध्यारोपण का सिद्धांत होता है वो ये बताता है कि किसी तीसरे आवेश की वजह से या किसी चौथे आवेश की वजह से दो आवेशों के बीच में जो भी बल लग रहा होता है उसमें कोई भी बदलाव नहीं होता है। तो इस जो ये अध्यारोपण का सिद्धांत है, इस सिद्धांत से ये पता करा गया कि अगर ढेर सारे आवेश हैं किसी एक निकाय में तो किसी एक आवेश पर जो भी बल लग रहा होता है वो बल सभी आवेशों द्वारा जो भी बल आरोपित किया जाता है उनके सदिश योग के बराबर होता है। और वो सदिश योग किसके बराबर होता है? हर एक आवेशों द्वारा आरोपित बल के। तो जितने भी वहाँ पर आवेश हैं वो सभी आवेश अगर एक एक करके किसी एक आवेश पर बल लगा रहे होते हैं तो वो बल उतना ही होता है जितना सभी आवेश एक साथ मिलकर उस आवेश पर बल लगा रहे होंगे तो उन सभी बलों का सदिश योग है। तो सभी बलों का जो सदिश योग होता है वो सदिश योग उतना ही होता है जितना वो सभी आवेश एक एक करके किसी एक आवेश पर बल आरोपित कर रहे होते हैं। और इसको ही बोलते हैं अध्यारोपण का सिद्धांत। आपको सिर्फ यहाँ पर ये बात ध्यान में रखना है कि किसी तीसरे, चौथे या किसी भी एक आवेश की वजह से दो आवेशों के बीच में जो भी बल लग रहा होता है उसमें कोई भी परिवर्तन नहीं होता। अब
जो भी यहाँ पर बहुल आवेशों के बीच में बल है, उस बल को जो निकालने का तरीका होता है, ये जो सदिश योग है यहाँ लिखा गया है, इस सदिश योग को जो लिखने का तरीका होता है वही तरीका हम लोग यहाँ पर देखेंगे, जो यहाँ पर आप इस चित्र में देख सकते हैं। यहाँ पर इस चित्र में दो आवेश लिया गया है, दो मतलब एक तो यहाँ पर मेन आवेश लिया गया है जिसको यहाँ लिखा गया है Q1। तो मान लेते हैं यहाँ पर आवेश है Q1। ये जो Q1 आवेश है वो किसी एक पॉइंट, किसी एक बिंदु O से R1 दूरी पर है। इसके पहले वाले लेक्चर में मैंने ये क्या होता है उसके बारे में बताया है। ये सदिश दूरी है, तो इसके बारे में आप वहाँ से देख सकते हैं। ये इसको हम लोग बोलते हैं सदिश दूरी। ऊपर जो एरो बना हुआ है वो बताता है कि वो एक सदिश राशि है। इसी बिंदु से, जो बिंदु O है, यहीं से R2 की दूरी पर एक दूसरा आवेश है Q2, यानी आप यहाँ से बोल सकते हैं कि यहाँ पर एक दूसरा आवेश है Q2 और एक तीसरा आवेश यहाँ पर है R3 की दूरी पर, ये हो गया Q3। तो ये हो गया R2 और ये हो गया R3। अगर आपसे पूछा जाए कि यहाँ से यहाँ कितना दूरी होगा तो आप ऐसा बोलेंगे। तो अगर आपने ऐसा बनाया तो इसको लिखा जाएगा R कैप। हमने बात किया था, इसको बोलते हैं एकांक सदिशी। और देखिए जो यहाँ पर ये एरो बनाया हुआ है, ये एरो देखिए 2 से 1 की तरफ जा रहा है। मैंने बताया था कि अगर ये 2 से 1 की तरफ जा रहा है तो इसको लिखते हैं 1 2। यहाँ देखिए 1 2 लिखा हुआ है क्योंकि ये 2 से 1 की तरफ गया हुआ है। ठीक उसी तरह से यहाँ आप देखें तो ये 3 से 2 की तरफ, यहाँ देखो ऐसा बना हुआ है। तो ये 3 से आवेश 1 की तरफ जा रहा है, तो 3 से 1 की तरफ जा रहा है। तो देखिए इसको लिखा गया है R कैप 1 3। तो ये लिखने का तरीका जो होता है सदिश का, ये आपको आना चाहिए इस तरह से। अब मान लेते हैं ये सभी आवेश धनात्मक आवेश हैं, तो ये Q2 जो आवेश है वो Q1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, यानी बल ऐसा लगेगा। तो ये बल कौन से आवेश पर लगा, आवेश 1 पर। किसकी वजह से लगा, आवेश 2 की वजह से। ठीक उसी तरह से जो आवेश 3 है वो आवेश 1 को क्या करेगा, प्रतिकर्षित करेगा, तो बल ऐसा लगेगा। तो आप लिखेंगे बल किस पे लगा, आवेश 1 पर। किसकी वजह से, 3 की वजह से। तो ये हो गया 1 2 और ये हो गया 1 3। आप ऐसा यहाँ पर एरो बना सकते हैं। अब इसमें अब एक यहाँ पर हो गया, एक यहाँ पर हो गया। तो इन दोनों का जो सदिश योग होगा, हम लोग उसके बारे में बात कर लेते हैं। तो इस बिंदु पर 2 बल लग रहा है, एक इस दिशा में लग रहा है और इस दिशा में लग रहा है। तो जब कभी भी किसी एक बिंदु पर 2 बल लग रहे हो, जैसे यहाँ पे 2 बल लग रहा है, और बल क्या होता है, सदिश राशि होता है, तो उन दोनों का सदिश योग कितना होगा और किस तरफ होगा, उसको पता करने का तरीका होता है समानांतर चतुर्भुज। तो हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, समानांतर चतुर्भुज बनाएंगे और उसके हिसाब से देखेंगे कि जो इन दोनों बल का सदिश योग होगा वो कहाँ पर होगा। तो समानांतर चतुर्भुज बना देते हैं। तो देखिए ये इस तरह से बना दिया। जैसे यहाँ पर आवेश Q1 था, यहाँ पर पहला बल लग रहा था F1 2, यहाँ पर दूसरा बल लग रहा था F1 3। सिर्फ मैं जो Q1 का हिस्सा था वही बनाया हूँ। तो अगर मुझे इनका सदिश योग देखना है इन दोनों बलों का, तो मैं क्या करूँगा, एक समानांतर चतुर्भुज बनाऊँगा। तो चतुर्भुज बना देते हैं, यानी इसके समानांतर यहाँ पर और इसके समानांतर यहाँ पर बना देंगे। और इधर से जो ये रेखा जाएगी, इसी को लिखा जाएगा बल F1। और जो ये बल F1 होगा, यही बल इन दोनों बलों का सदिश योग होगा। तो जो बल F1 2 और F1 3 है, उनका सदिश योग कितना हो गया, F1 हो गया। अब अगर आप इनका मान लिखते हैं तो लिखा जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट
Q1 Q2 बटे R12 स्क्वायर। देखिए ये हम लोगों ने पहले भी लिखा हुआ है, आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पर Q2 है, यहाँ पर Q1 है, इनके बीच की दूरी R12 है। यहाँ Q1 है, यहाँ Q3, इनके बीच की दूरी R13 है। तो वही बात यहाँ लिखा गया है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 बाई R12 R12 स्क्वायर। अब यहाँ पर ऐसा लिखेंगे R कैप 1 से 2 प्लस इसके लिए क्या लिखेंगे 1 डिवाइड बाई 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q3 बटे R13 का स्क्वायर। और यहाँ पे क्या हो जाएगा R कैप 13। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिखा हुआ है R कैप 212 R कैप 13, यहाँ भी देखिए R कैप 12 R कैप 13। तो वही बात यहाँ पर हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पर हम लोगों ने 2 आवेश लिखा है, इसलिए 2 बार लिखा है। लेकिन इस जो यहाँ पर Q1 आवेश है, इसके चारों तरफ n संख्या में आवेश हैं। तो अगर आपको सभी के लिए लिखना रहेगा तो इसमें आप फिर जो तीसरा आएगा उसको लिख देंगे 1/4 4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q4 R14 स्क्वायर R कैप 14, ऐसे लिखते जाएंगे। और सबसे आखिरी में क्या लिखेंगे, सबसे आखिरी में लिखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1। देखिए 1 आवेश सब में है, तो Q1 सबसे आखिरी वाला आवेश कौन सा होगा Qn बटे R। यहाँ देखिए 1 2 था, यहाँ 1 3 है, वैसे में 1 4 आता 1 5 आता, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 1n स्क्वायर। यहाँ पर देखिए R कैप 1 2 है, फिर R कैप 1 3 है, तो यहाँ हो जाएगा R कैप 1n। तो जो n संख्या में आवेश है सभी की वजह से इतना बल लगता है। अब इनको लिखने का एक तरीका होता है, वही तरीका हम लोग यहाँ देखेंगे। अब देखिए 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और Q1 सब में आता है, यहाँ भी देखिए है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो उसको हम लोग बाहर कॉमन ले सकते हैं। तो ऐसा लिख देंगे Q1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। और बाकी सबको लिखने का तरीका होता है, ऐसा एक चिन्ह होता है, इसको समेशन बोलते हैं। सम मतलब जोड़। तो अगर ढेर सारे बिंदु हैं और मुझे कितने संख्या में बिंदु हो वो पता है, 10 बिंदु हैं, 100 हैं, 50 हैं, क्योंकि हर बिंदु पर एक आवेश होगा। तो कितने बिंदु हैं अगर मुझे बिंदुओं की संख्या पता है तो उनको जो जोड़ने का तरीका होता है वो होता है समेशन। इसको समेशन बोलते हैं। जब आप गणित पढ़ेंगे मैथमेटिक्स तो वहाँ पर समेशन और इंटीग्रेशन दोनों आपको बताया जाएगा। समेशन और इंटीग्रेशन दोनों संख्याओं को जोड़ने के लिए उपयोग किया जाता है। अगर कितने बिंदु हैं आप अगर गिन सकते हो, 2 हैं, 4 हैं, 10 हैं, 100 हैं, अगर आपको बिंदुओं की संख्या सही पता है तो हम लोग समेशन यूज़ करते हैं। लेकिन अगर हमें ये पता हो कि ढेर सारे बिंदु हैं, ढेर सारे आवेश हैं, कितने हैं वो नहीं पता, बस इतना पता है कि ढेर सारे हैं, और अगर वहाँ भी मुझे जोड़ना हो तो वहाँ पर मैं समेशन यूज़ ना करके इंटीग्रेशन यूज़ करूँगा। तो जब मुझे सही आवेशों की संख्या पता रहता है तो मैं वहाँ पर समेशन यूज़ करता हूँ। अगर मुझे सिर्फ इतना पता है कि ढेर सारे आवेश है तो वहाँ पर मैं क्या यूज़ करता हूँ, इंटीग्रेशन। आप आगे सीखेंगे इसको और भी अच्छे से तो कि कब समेशन आपको उपयोग करना है, कब आपको इंटीग्रेशन यूज़ करना है। यहाँ पर मुझे पता है कि कितने संख्या में आवेश हैं, n मुझे पता है, n 10 हो सकता है, 20 हो सकता है, 100 हो सकता है, इसलिए मैं यहाँ पे क्या यूज़ कर रहा हूँ, समेशन। अब इसको जो लिखने का तरीका होता है वही तरीका आपको यहाँ पे देखना है। अब देखिए जो सब में कॉमन था उसको मैंने बाहर लिख लिया। यहाँ पर Q1 बाहर गया बट Q2 है तो यहाँ लिखा गया Q बटे यहाँ पर R1। अब देखिए जब हम समेशन लिखते हैं तो यहाँ पे एक नंबर लिखा गया I बराबर, यहाँ I कैप नहीं है। अगर I कैप होता तो वो x दिशा को दर्शाता। सिर्फ यहाँ पर I लिखा गया है, एक नंबर, एक संख्या है जो कहाँ से शुरू होता है, वो शुरू होता है 2 से। इसका मतलब अगर मैं यहाँ पर Q के साथ यहाँ पर I लिखता हूँ तो आप यहाँ पर I का मान कितना रखेंगे, 2।
और अगर मैं यहाँ पर R1, जैसे यहाँ पर R1 है और जहाँ 2 लिखा है वहाँ पर मैं अगर यहाँ पर I लिख देता हूँ, जब आप यहाँ पर I का मान 2 रखोगे तो यहाँ 2 और यहाँ 2 आ जाएगा। जब यहाँ देखिए ये भाग बाहर है, यहाँ पर Q2 चाहिए तो Q I का मान 2 रखेंगे 2 आ जाएगा। यहाँ R12 और ये स्क्वायर है। इसके बाद यहाँ पर देखिए R कैप, यहाँ पर 1 है तो 1, जहाँ 2 है वहाँ पर क्या आ जाएगा I। तो जब आप यहाँ पर I का मान 2 रखेंगे तो यहाँ 2 2 2 रखोगे तो ये पहली संख्या मिल जाएगी। फिर जब आप I का मान 3 रखोगे, I बराबर 2, 2 से शुरू होगा, 2 3 4 5, जितने संख्या में आवेश होंगे वहाँ तक I का मान बढ़ते जाएगा। अब जब I का मान यहाँ पर आप 3 रखोगे तो यहाँ पर हो जाएगा Q3, तो Q3 देखिए आपको ये मान मिल जाएगा। यहाँ पर आ जाएगा 1 3, यहाँ जब I3 रखोगे तो आपको यहाँ 3 आ जाएगा और यहाँ पर भी 3 आ जाएगा जब आप यहाँ रखेंगे। उसके बाद I का मान आप 4 रखोगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा Q4, यहाँ पर भी 4 आ जाएगा। यानी आप I का मान जितने संख्या में आवेश हैं उतना रख सकते हो, लेकिन I का मान शुरू कहाँ से होगा 2 से, क्योंकि 1 तो कॉमन है। अब क्योंकि यहाँ पर हमारे पास n संख्या है तो ये जो I का मान है वो 2 से शुरू हो रहा है और कहाँ तक जाएगा n तक। तो जब आप I का सबसे आखिरी मान रखोगे n तो यहाँ पर आ जाएगा Qn। देखिए सबसे आखिरी में क्या आया है Qn। यहाँ पे देखिए आया है R1n। जब आप I का मान n रखोगे तो यहाँ पर n आ जाएगा, यहाँ पे देखिए n आ जाएगा। तो आपकी ये पूरा तो जो इतना सब लिखा गया है इन सब को छोटे में लिखने का जो तरीका होता है वो तरीका ये होता है, इसको बोलते हैं समेशन मेथड। बाकी समेशन इंटीग्रेशन के बारे में आपको और भी बताया जाएगा। तो ये होता है एक तरीका जिसको हम लोग अध्यारोपण का सिद्धांत से लिख सकते हैं।